नमस्कार दोस्तों, आज हम एक कहानी कहेंगे। यह लिखा हुआ है उषा प्रेमवदा के द्वारा। शीर्षक है दोस्त। इतवार का दिन था। सबको खाना खिला पिला करके सुरेखा 2 बजे छुट्टी पाई। एक हाथ में ऊन और सलाइयाँ ले ली और धूप में जाकर बैठी। सोचा था कि बुनती भी रहूँगी और अजय से बातें भी कर लूँगी, मगर उसके आते ही अजय उठ खड़ा हुआ। बोला, छुट्टी पा गई, अब आराम करो, मैं जरा सूद के यहाँ से हो आऊँ। सुरेखा ने यथासंभव स्वर में संयत कर रहा। इतवार का दिन था। सबको खिला पिलाकर सुरेखा ने 2 बजे छुट्टी पाई। एक हाथ में ऊन और सिलाइयाँ लेकर धूप में जा बैठी। सोचा कि बुनती भी रहूँगी और अजय से बातें भी करती रहूँगी, मगर उसके आते ही अजय उठ खड़ा हुआ। बोला, छुट्टी पा गई, अब आराम करो, मैं ज़रा सूद के यहाँ से हो आऊँ। सुरेखा ने यथासंभव संयत स्वर में बोली, अब कहाँ जाओगे दोपहर में, शाम को चले जाना। मगर अजय अंदर चला गया। कुछ देर में बाहर आया तो बोला, शाम को इंतज़ार न करना, चाय पर वहीं से पीकर आऊँगा। सुरेखा जलकर बोली, कहो तो बिस्तर भी वहीं भिजवा दूँ रामू से, वहीं सो रहना, यहाँ आकर क्या करोगे, तुम भी बेकार, मेरी सभी बातें बेकार होती है। सुरेखा कंठ भर आया। एक दिन तो छुट्टी होती है, उस दिन भी यह नहीं कि 2 क्षण बैठकर बात कर लें। जब देखो तब दोस्त, शर्मा, चौधरी, सूद, उन लोगों के भी तो आखिर बीवी बच्चे हैं, मगर न जाने क्यों सबको घर बैठना बुरा लगता है। सुरेखा ने एक आह भरी। दीपा ने बरामदे से झांककर पूछा, भाभी भैया कहाँ गए हैं? जाएंगे कहाँ, सूद के घर गए हैं, न जाने क्या लड्डू मिलते हैं वहाँ पर। सुरेखा खींच कर बोली। दीपा पास आकर बैठ गई। भाभी का बहुत दुलार था। इतने दिनों से नई साड़ी लेने के लिए जिद कर रही थी। सुरेखा ने कहा था कि अजय पूछकर बता देगी। दीपा की आंखों में प्रश्न देखकर सुरेखा बोली, पूछने का मौका ही नहीं मिला। दीपा, उन्हें घर की बातें के लिए फुर्सत ही कहाँ है। तो फिर दीपा ने मचल कर कहा, तुम ही चलकर खरीद दो ना भाभी, मेरी अच्छी भाभी। दीपा के स्वर में न जाने क्या था कि सुरेखा का दिल भर आया। आंखें जो तर हुई तो दीपा ने घबराकर कहा, यह क्या भाभी। सुरेखा ने झट से आंखें पोंछकर लज्जित कंठ से कहा, अच्छा शाम को चलना, साड़ी ले लूँगी। फिर कुछ देर बाद कहा, चाय तो वह पीकर वहीं से आएंगे। बच्चों को नौकर पर छोड़ा और दोनों खरीदारी के लिए चल दी। दीपा बहुत खुश थी और इसीलिए सुरेखा का चित्त भी कुछ हल्का सा हो गया था। साड़ी खरीदने जो दुकान में घुसी तो देखा सूद और श्रीमती सूद। विजय सूद ने मुस्कुराकर कहा, अजय बाबू को कहाँ छोड़ आए, या उन्हें बच्चों को देख रेख के लिए छोड़ आए हैं। सुरेखा कुछ कहने ही जा रही थी कि रुक गई। ज़बरदस्ती मुस्कान होठों पर लाकर बोली, वह तो दोपहर से ही घूमने निकल गए हैं, यह भी जा रहे थे। संकेत सूद की ओर था, मगर मैं नहीं मानी, जाने ही नहीं दिया। सुरेखा ने आगे बात की नहीं बढ़ाई, कपड़े देखने लगी, मगर दिल में कुछ शंका उठी। अजय ने कहा था कि सूद के घर जा रहा हूँ, घर पर ये तो लोग यहाँ हैं। अब अजय बेफिक्री से सीटी बजाता घर में घुसा तो सब बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए। सुरेखा चौके में थी। अजय ने पुकार कर कहा, खाने में कितनी देर है? उत्तर दिया दीपा ने, अभी बना जाता है, जल्दी है क्या? कुछ खास नहीं, जरा सेकेंड शो देखने जाना है। कुछ देर बाद दीपा ने पुकारा, भैया भाभी को लेते जाइए, बच्चे तब तक सो जाएंगे। भाभी कैसे जा सकती है, मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ। सुरेखा ने पतीली उतारकर जमीन पर पटकी, चमचा खन से फेंका और पानी की बाल्टी जोर से खटखटाई। उसके क्रोध को स्पष्ट लक्षण देख अजय चुपचाप अंदर कमरे में खिसक गया। सुरेखा मन ही मन उबल रही थी। सारा दिन बाहर बिता दिया, 7:30 बजे घर आए हैं। नवाब साहब, फिर सारी रात क्या करूं?
घर में टिकते ही नहीं हैं, जैसे मैं काट खाती हूँ। आदमी बहुत देखे हैं, दोस्त भी सभी के होते हैं, पर दोस्तों पर ऐसा दीवाना किसी को नहीं देखा। बच्चों को खिलाना, दीपा भी खा पी कर अपने कमरे में पढ़ने चली गई। सुरेखा ने अपना खाना ढक दिया और अपने कमरे में लाकर मेज पर रख दिया। शीशे पर नज़र पड़ गई तो गौर से अपने को देखा। 6 साल पहले वही सुरेखा कॉलेज में पढ़ती थी। रंग बिरंगी साड़ियाँ, बढ़िया से बढ़िया जूती, बेफिक्री की ज़िंदगी, और अब बाल अस्त व्यस्त थे, आंखें थकान और गम से भारी, होंठ सूखे, मुंह कुम्हलाया हुआ। सुरेखा ने गौर से अपने को देखा। हाँ, यह वही 6 साल पहले की सुरेखा थी, पर कितनी भिन्न। जब शादी हुई तो वह कितनी प्रसन्न थी। अजय सा पति सचमुच भाग्य से ही मिलता था, मगर तब क्या पता था कि विवाह नारी के लिए जीवन भर की बेड़ी है। चुप चुप रो लो, अपने को पति और बच्चों पर निछावर कर दो और पति देवता दोस्तों के संग ऐश करे। सुरेखा ने सोचा, दोस्त उसी का है। कभी सीधे मुंह अजय से बात नहीं करती, बंठन कर नहीं रहती, मगर यह संभव कैसे है? 2 बच्चे हैं, स्वे गजब के शैतान, और अगर उन्हें न देखो तो घर ढह दे। अगर कोई नौकर चाकर रख लिया जाए तो परिवार का गुजारा कैसे चले? काफ़ी रात गए। जब अजय लौटा तो दीपा ने उठकर दरवाज़ा खोला। कमरे में आया तो देखा सुरेखा सो रही है। मेज़ पर खाना ढका हुआ रखा है। झुककर देखा तो पाया कि आंसू की धाराएं उसके गालों पर सूख गई है। उसके विवेक ने उसे धिक्कारा। सुरेखा रोते रोते सोई है। सारे दिन उससे 2 बातें भी नहीं की और दिन तो यूं ही निकल जाते हैं। आज छुट्टी का दिन भी। अजय दृढ़ निश्चय करके सोया कि भविष्य में कभी सुरेखा की बिना अनुमति के वह दोस्तों के साथ नहीं जाएगा। पर दूसरे दिन दफ्तर से निकला तो मुखर्जी ने कहा, चलो यार, 1 कप चाय पी लो। नहीं भाई, मुझे घर जाने दो। तुम भी क्या हो? शर्मा बोला, एक दिन जरा देर से घर पहुंचोगे तो क्या भाभी और वे लोग उसे खींच कर ले गए। नीरा की स्वादिष्ट चाय के साथ उसका आकर्षण मुस्कान भी थी। चाय के बाद जब सब लोग सिगरेट सुलगाकर जम गए और अजय ने जब घड़ी पर नजर डाली तो 6:45 बजे थे। ओह! अजय जल्दी से उठ खड़ा हुआ। नीरा जी, आज तो गजब हो गया। आपने बातों में ऐसा उलझा लिया कि समय का पता ही नहीं चला। चलिए आप किसी तरह बैठ लो, चाहे उलझ कर चाहे सुलझ कर। नीरा मंद मंद हंसी। उलझेंगे तो अब रेखा जी से। मुखर्जी ने हंसकर कहा, जाओ दोस्त, तुम्हें सचमुच देर हो गई। और सुरेखा के सारे मंसूबे ऐसे ही रह गए। इतने मन में नाश्ता बनाया था, महीनों बाद बेनी गूंथ कर फूल लगाए थे। सोचा था कि नीरा की तरह, मगर अजय नहीं आया। हार कर कपड़े बदले और चौके में गई, और जब अजय आया तो लाख पुकारने पर भी नहीं बोली। अजय चौके के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। हंसकर बोला, सरकार क्यों नाराज हैं? कौन नाराज है? सुरेखा का स्वर कांप गया। और नाराजगी की फिक्र भी किसे है? आपके दोस्त सलामत रहें, आपको और क्या चाहिए? तुम हमेशा मेरे दोस्त के पीछे पड़ी रहती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरा जरा सा हंसना बोलना तुम्हें खटकता है? मैं घर में बंद कर नहीं रह सकता। न रहो, तुम्हारे रहने से जब देखो तब दोस्तों का रोना। आखिर एक भला आदमी हंसे बोले नहीं, अच्छी कंपनी में न रहे। बड़ी अच्छी कंपनी है तुम्हारी, सुरेखा ने कहा। खराब ही सही, मगर तुम्हें यूँ मेरे दोस्तों की बुराई करने का कोई हक नहीं। हाँ, मैं हूँ ही कौन तुम्हारी? 6 साल में जो तुम कुछ था सब खत्म हो गया। अब तो बच्चे पालो, दोनों वक्त चूल्हे में सिर दो, 56 व्यंजन बनाकर इंतजार करो। अरे! अजय ने बिगड़ती बात संभालने की कोशिश की। मुझे क्या पता था कि तुमने इतना सामान बनाया था। चलो जल्दी से दो। सुरेखा की पीठ उस ओर थी। और खाने का क्या होगा? वह कौन खाएगा?
कोई परवाह नहीं खाने की, जल्दी से दो। क्या क्या बनाया था? हालांकि पेट खूब भरा था, मगर फिर भी अजय ने सब चीज़ें खाई। कोमल स्वर में बोला, सुरेखा, तुम तो जरा सी बात पर रूठ जाती हो। लोगों ने ज़बरदस्ती रोक लिया, आखिर वक्त पड़े पर वही काम आएंगे। सुरेखा कुछ नहीं बोली। अजय ने इलायची ली और कहा, भाई तुम्हारी चाय में जो स्वाद है वह नीरा की चाय में कहाँ। तो नीरा ने चाय पिलाई थी। लो तुम फिर तुनक गई, जरा सुनो तो। सुरेखा ने झटक कर हाथ छुड़ाया। अजय के स्वर में न जाने क्या था कि होंठों पर हंसी आ ही गई। यह डोरे नीरा पर ही डालना समझो। अजय के कुछ कहने से पहले ही रामू चिल्लाया, बहू जी, दाल तो बिल्कुल जल गई। सुरेखा उठकर भागी और अजय ने चैन की सांस ली। बड़ी दौड़ धूप और प्रयत्नों से भी अजय दीपा की शादी तय न कर पाया। दीपा के मुख पर चिंताओं की रेखा रहती और वह मन ही मन घुलती और अपने को कोसती रहती। उस दिन बाल धोए थे। अजय दफ्तर जाने को तैयार हो रहा था। सुरेखा, नौकर और दीपा पर घर छोड़ बाजार चली गई थी। दीपा आराम से धूप में बैठी बाल सुखा रही थी। तभी अजय ने पुकारा, ओ दीपा, जरा पेचकस दे जा। पेचकस लेकर कमरे में घुसी तो धक से रह गई। बाहर के कमरे में रेडियो के सारे अंजर पंजर फैला पड़ा था। उसको और बिना देखे ही हाथ बढ़ाकर पेचकस ले लिया। दीपा की चूड़ियाँ जो खन से बोली तो अनायास ही ऊपर देखा। लगा कि एक क्षण को जीवन की गति रुक गई है। दीपा घबराकर भागने को हुई तो बड़े आराम से अजय ने कहा, मैं तो चला दफ्तर। निखिल, तुम रेडियो ठीक करते रहना। दीपा, इनकी कुछ खातिर कर। निखिल पेंच घुमा रहा था। सहज हंसी से कहा, धन्यवाद। खाने पीने से मना करने में मैं विश्वास नहीं करता। दीपा लौट आई। अपने ऊपर झुंझलाहट आई कि ऐसे ही बाल बिखेरे बाहर चली गई। हाय, धोती में कितनी सिलवटें हैं। फिर प्लेट में मेवा और बिस्किट सजाते सजाते सोचा, जाने कौन है, होंगे कोई भैया के दोस्त। फिर पुकारा, रामू, ओ रामू। मगर रामू मौका पाकर बीड़ी पीने निकल गया था, इसलिए स्वयं ही बाहर जाना पड़ा। मेज सरकाकर ट्रे रख दी और फिर कहा, खाइए। निखिल मुस्कुराया। अब तो सचमुच खातिर करने लगी। भला 9:30 बजे क्या खाऊं? 8:30 पर तो चाय पीकर आया था। दीपा थी शर्मीली, इसलिए चुप रह गई। यदि कोई और होता तो कहता, एक प्याला यहाँ भी सही। मगर तभी सुरेखा को आते देखा और जान बचाकर भागी। धीरे धीरे पता लगा कि अजय के मित्र शर्मा का कोई रिश्तेदार है। निखिल इसी साल डिप्टी कलेक्टर हुआ है। यूँ ही घूमने फिरने शर्मा जी के यहाँ आ गया है। कुछ दिन को स्वभाव का बहुत भला था। जब तब सुरेखा से मिलने चला आता। दीपा तब बातचीत बस्ती बस्ती सी फिरती। कभी अगर पूछ लेता, कहो दीपा कैसी हो, तो लाल हो उठती, उत्तर देती, न बनता। सुरेखा को आंखें कुछ देखकर कुछ जानकर भी न देखती। अगर अजय भी घर में होता तब चाय के प्यालों के साथ साथ घंटे बातें होती। कभी कभी शर्मा जी भी आ जाता और दीपा के सामने किताब खुली पड़ी रहती। अरमान आंखों में सुनहरे सपनों को जो है जाल बुनते, कान कुछ मिले जुले स्वर में सुनते। एक दिन वह भी आया जब निखिल को जाना था। सदा की तरह बोला, अच्छा दीपा, खूब मन लगाकर पढ़ना और अपनी शादी में बुलाना न भूलना। तुम्हारे दूल्हे से आकर मिलूंगा। सब ठहाका मारकर हंस पड़े। निखिल की दृष्टि केवल एक क्षण को दीपा के मुख पर टिकी। फिर कहा, नमस्ते। नमस्ते, दीपा ने कहा। एक छोटा सा शब्द, उसी में सारी हसरतें, सारी शर्म, सारे आंसू और सारा दर्द। कुछ दिन बाद की बात थी। यह कैसे हो सकता है? सुरेखा बोली, क्यों नहीं? अजय का स्वर था। शर्मा से मेरी इतनी दोस्ती कब काम आएगी? वह डिप्टी कलेक्टर है। उसके घर वालों के बड़े दिमाग होंगे, सुंदर लड़की, धन दौलत। दीपा क्या बुरी है? अजय ने कहा। दीपा बुरी नहीं है, यह माना, पर वह सुंदर तो नहीं है। दीपा दीवार से सटी
सांस रोके खड़ी थी। दिल की यह हालत थी कि अब रुका। कुछ देर कर अजय बोला, शर्मा से कहकर देखूंगा। दूसरे ही दिन अजय ने कहा, दीपा मेरा सूटकेस तैयार कर देना, मुझे लखनऊ जाना है। दीपा ने कुछ नहीं पूछा। निखिल के पिता से लखनऊ में जब अजय जाने लगा तो सुरेखा बोली, भगवान करे सफल होकर लौटो। और दीपा के मुख हृदय ने क्या कामना की थी यह तो वही जाने। 2 दिन दीपा ने जैसे तैसे काटे, वही जानती थी। न सोए चैन न जागे। आखिरकार जब घर के आगे तांगा रुका तो दीपा को लगा कि उसके हृदय की गति भी बंद हो गई है। अजय ने बाहर से ही उल्लासित स्वर में पुकारा, सुरेखा, शर्मा को मिठाई खिलाओ। सुरेखा ने कांपते कंठ से कहा, हाँ हाँ जरूर। शर्मा ने कुर्सी पर बैठकर, बुढ़ा बड़ा काइया है सुरेखा जी, कहने को तो मेरा दूर का साला लगता है, मगर तौबा तौबा। सुरेखा ने हर्ष से आह्लादित कंठ से कहा, दीपा अरे कहाँ छिपी हो, जरा अपने भाभी ससुर की तारीफ तो सुन लो। दीपा ऐसे सिसक रही थी कि आने की जाने क्या हो गया। अजय ने दुलार से कहा, अरे रोती क्यों है पगली, तेरे बारे में इतना झूठ बोला है कि 7 जन्म तक उद्धार नहीं होगा। बड़ा सुंदर गाती है, बड़ी सीधी है, बड़ा अच्छा खाना बनाती है। हालांकि तेरा गाना गधे की मात कर दे और खाना ऐसा बनाई कि बेचारा निखिल को पेट का भगवान ही मालिक होगा। शर्मा के जाने के बाद अजय ने कहा, सुरेखा अगर शर्मा ने न गया होता तो यह काम न बनता। बेचारे ने बड़ा जोर लगाया, सब तरह की बातें समझाई। सारा श्रेय शर्मा को देना सुरेखा को अखड़ा, मगर वह कुछ बोली नहीं। इनका स्वभाव ही ऐसा है, जाने अपने दोस्तों को क्या समझते हैं। जोर शोर से विवाह की तैयारी होने लगी। अजय को बड़ा उत्साह था। 3 भाइयों में अकेली बहन थी। दोनों भाई अभी छोटे थे, माता पिता मर चुके थे, सब कुछ उसी को करना था। सारी दौड़ धूप, सारी देखभाल, रिश्तेदार आ रहे हैं, अगर कुछ कमी हुई तो सब उसी का जो है नाम धरेंगे। बहू इतनी फूहड़ है, बहू को इतनी भी तमीज़ नहीं है। दीपा थी कि छिपा छिपी फिरती, भैया भाभी के स्नेह और दुलार से बार बार आंखें भर आती, पर जब निखिल का ध्यान आता तो तमन्नाएं जाग उठती। सारा घर मेहमानों से भर गया। सुरेखा सारे घर में दौड़ते दौड़ते परेशान हो थी। हर तरफ उसी की पुकार थी और अजय को तो दम मारने की भी फुर्सत न थी। छोटे भाई उसी के इशारों पर दौड़ते। विवाह का केवल 5 दिन रह गए थे। अजय किसी काम से तेजी से सीढ़ियाँ उतरता नीचे आ रहा था कि अचानक पैर फिसला और वह नीचे आ गिरा। चारों ओर से लोग दौड़े, उसे उठाया गया। फिर से वह अर्धमूर्छित सा हो गया था। सुरेखा भी दौड़ी आई। अजय की दशा देखकर वह सन्न रह गई। फिर जल्दी से विनय को मुखर्जी के यहाँ दौड़ाया। मुखर्जी जब अपनी मोटर लेकर आया तो देखा कि सुरेखा आंखों से आंसू भरे बैठी है। पता चला कि डॉक्टर आया था। अजय के पैर की हड्डी टूट गई थी। मुखर्जी सन्न रह गया, मगर नीरा ने बात संभाल ली। घबराइए नहीं रेखा जी, यह अभी अस्पताल ले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मगर वह स्वयं भी परेशान थी। शादी का घर, उस पर यह दुर्घटना। अजय पलंग पर क्या पड़ा कि विवाह की सारी रौनक ही चली गई। सुरेखा का मुख 2 दिन में ही पीला पड़ गया। विजय और अभय उदास उदास घूमते। दीपा चुपके चुपके रोती। मेहमान भी दबे स्वरों में बातें करते। आखिरकार अजय ने नीरा को बुलाकर कहा, नीरा जी सुरेखा को समझाइए, शादी का घर ठहरा है, ऐसे मुर्दनी सी छा गई है, आप उसे किसी तरह बहला लीजिए। मुखर्जी और सूद पास ही बैठे थे। उसे परेशान देखकर कहा, तुम परेशान न हो, हम लोग सारा काम संभाल लेंगे, आखिर बहन तो हमारी भी है। एक आह भरकर अजय बोला, क्या बताऊं, मैं तो बिल्कुल लाचार हो गया हूँ। बस हर घड़ी यही फिक्र रहती है कि कहीं बारातियों का कुछ कहने का मौका न मिल जाए। हम लोग किस दिन काम आएंगे। मुखर्जी बोला। नीरा तब तक बाहर चली गई थी। खिलावन की माँ, फर्श पर कुछ बिछाओ, और बुआ जी कुछ गाना बजाना नहीं होगा क्या, परसों बारात आएगी और यहाँ जो है सन्नाटा है। बुआ जी ने कहा, क्या बताएं अजय बेटा के कारण। मगर नीरा तब तक चल दी। दूसरे कमरे के आगे जाकर कहा, सुनीता चलो कुछ गाओ बजाओ।
ओ विनीता, चलो सब की सब। सुरेखा सामान निकलवा रही थी। नीरा ने प्यार भरी झिड़की से कहा, सुरेखा जी चलिए, सब आपको बुला रहे हैं, लाइए सामान मैं निकलवा दूं। आए, आप ही जाइए। मलिन मुस्कान से सुरेखा बोली, मेरा मन नहीं है, चलिए चलिए। नीरा ने उसे हल्का सा धक्का दिया और चाबी उसके हाथ से ले ली। जब तबले और बाजे के साथ कई स्वरों की आवाज़ अजय ने सुनी तो चैन की सांस ली। उसके बाद सुरेखा को कुछ पता नहीं रहा कि कहाँ क्या हो रहा है। जब भी काम में हाथ लगाती नीरा कहती, सुरेखा जी यह सब मुझ पर छोड़ दीजिए, आप अजय बाबू के पास जाइए, आप रात भर जागी हैं, थकी होंगी, आराम कीजिए। सुरेखा अगर कुछ और कहती तो नीरा कहती, घबराइए नहीं, आपका राजपाट नहीं छीन लूँगी, आप अजय बाबू के पास क्यों नहीं जाती, बेचारे अकेले पड़े हैं। और अगर अजय विनय अभय से कुछ पूछता तो उत्तर मिलता, सूद साहब ने मिठाई का ऑर्डर दिया है और सूद साहब ने बारात के ठहरने का सारा प्रबंध कर दिया है। मुखर्जी ने कहा है कि 6 मोटरें बारात के लिए काफ़ी होंगी। जब तब सूद मुखर्जी अस्थाना आदि आकर पूछ जाते। अजय अगर कुछ कहता तो उत्तर मिलता, बस घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। विवाह का दिन भी आ गया। अजय के मित्रों ने किसी बात में कमी नहीं होने दी। विवाह जब होने लगा तो सुरेखा ने कहा, महाशय जी, इस लाल घूंघट के अंदर एक आँख कानी है। निखिल ने हंसकर कहा, सच, और दीपा ला से और भी सिमट गई। धूमधाम समाप्त होने के बाद नीरा ने कहा, अच्छा सुरेखा, अब मुझे भी छुट्टी दीजिए, 1 हफ्ते से घर की शक्ल नहीं देखी है। सुरेखा कुछ कह न सकी, अनायास ही आंखें भर आई और भरे गले से कहा, अगर तुम न होती तो जाने क्या होता। नीरा, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूँ। मुखर्जी पास खड़ा था, हंसकर कहा, धन्यवाद की क्या बात है सुरेखा जी, आप कृपा दृष्टि बनाए रखे, हमारे लिए यह बहुत है। और अजय की ओर अर्थ भरी दृष्टि से देखा। उनके जाने के बाद अजय ने सिर तक रजाई तान कर आंखें बंद करते हुए सोचा, पैर टूटा तो कष्ट तो बहुत हुआ, पर अब इतवार को दोस्तों के साथ मौज उड़ाने पर कम से कम सुरेखा नहीं लड़ेगी। तो ये जो है दोस्त शीर्षक था। और यहाँ जाने से जो सुरेखा मना करती थी या घूरती रहती थी अपने हस्बैंड पर, वह जब उसको मौका मिला तो सारे काम को उसके दोस्तों ने ही हाथ बटाया और पूरा किया। इससे सुरेखा के मन में दोस्तों के प्रति बड़ी ही श्रद्धा उत्पन्न हुई और लगा कि अगर इनके दोस्त नहीं होते तो आज इतना आसानी से काम भी न होता और दीपा की इतनी अच्छे प्रकार से शादी भी नहीं होती। तो दोस्त हमें कभी न कभी काम आते हैं, खासकर जब हमारे पास वक्त होता है या वक्त होता है कि मेरा दोस्त कुछ काम करे तो वो करता है। धन्यवाद। ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही कहानी लेके आएंगे।